24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, संपत्तियों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को जिंदा जलाने की भी खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश हिंसा और बदले की आग में जल रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर पिछले 22 घंटे से मौजूद हैं। हालांकि उनका विमान वापस बांग्लादेश लौट चुका है, लेकिन टीवी9 सूत्रों का दावा है कि अब भारत से जाने का फैसला सरकार ने शेख हसीना पर छोड़ दिया है। और इसी बीच नई खबर यह है कि पूर्व पीएम और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया की रिहाई हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर से आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के हालात पर। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है आज, और करीब 35 मिनट तक बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई है। थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और ज्यादा जानकारी इस मुलाकात पर आमोद राय दे रहे हैं। आमोद, क्या हुई? मुलाकात तो हुई, लेकिन बातचीत क्या हुई है? आगे के एक्शन प्लान पर क्या बातचीत हुई? देखिए निधि, मैं बताऊं, गृह मंत्री के कमरे में संसद भवन के अंदर तकरीबन 35 मिनट तक ये तीनों ही महत्वपूर्ण लोग बैठे थे। और बांग्लादेश में जो स्थिति है उसकी पल पल की जानकारी वहां से एनएसए अजीत डोभाल को भी मिल रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी मिल रही है। तो क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है, अभी आज ताजा स्थिति क्या है और किस स्तर पे बातचीत हो रही है, ये इस बात की जानकारी दी गई गृह मंत्री अमित शाह को। और आगे की रणनीति पर चर्चा किया गया, क्योंकि गृह मंत्री जो है कहीं न कहीं वहाँ जो बांग्लादेश सीमा है उस पर जो मुस्तैदी है, उस पर जो चौकसी है, उसको लेकर भी अलर्ट है। और आगे किस तरह की रणनीति वहाँ अपनाया जाना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब एस जयशंकर ने लोकसभा में अपना बयान दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ माइनॉरिटी के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ उनके घरों को जलाया गया है, मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई है। तो इस तरह की घटनाओं का जब वर्णन हो रहा है तो कहीं न कहीं वहाँ जो मौजूद माइनॉरिटी के लोग हैं या भारतीय हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सब तमाम मसलों पर चर्चा इस बैठक में हुई है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जी, शुक्रिया आपका आमोद। नजर बना के रखिए गृह मंत्री से एनएसए डोभाल की मुलाकात, जिसके बारे में बता रहे थे कि मुलाकात में क्या बातचीत निकल कर सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ते ही 27 जिले बांग्लादेश के जल उठे। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू हो गए। पड़ोसी देश से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली। ये चीखें दिल दहलाने वाली है। घर में तबाही मची है, तोड़फोड़ और लूटपाट के निशान रोंगटे खड़े करने वाले हैं। दंगाइयों का हुजूम घर में दाखिल हुआ था, घर की महिलाओं के साथ मारपीट की, मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। किसी तरह भागकर महिलाओं ने दूसरे घर में अपनी जान बचाई। इधर महिलाएं घर के पुरुषों को बचाने में लगी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं वो घर के दरवाजे को लॉक करके रखी हैं। दंगाइयों का हुजूम निकल जाता है, जिसके बाद कुछ लोग घर के बाहर आते हैं, जिससे वो डर जाते हैं। हालांकि वो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए आते हैं। घर के बाहर ईंट पत्थर देखिए किस तरह बिखरे पड़े हैं। बर्बरता के ये निशान दिल दहला देने वाले हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, खुलना के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आग लगा दी गई। मंदिर में हमले के दौरान मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा। पुजारी अपने मंदिर में पड़े राख पर बैठा है, हालात पर बेबस है। आस्था को ठेस पहुंचाने में कट्टरपंथी उपद्रवियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू निशाने पर रहे। इन सब के बीच हिंदुओं को जबरन गांव से बाहर निकालने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश की 8% हिंदू आबादी अब कट्टरपंथियों के निशाने पर है। कई इलाकों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई है। इस वक्त बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू रहते हैं। देखिए हिंदुओं पर हुए हमलों से जुड़ी हुई लेटेस्ट रिपोर्ट। जलते घर, सामान की लूट, मारपीट, चीख पुकार, चित्कार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर घोर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। लूटपाट की खुली वारदात हो रही है। हिंदुओं के घरों में हमलों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं को घरों से बाहर निकालकर लूटपाट करने में जुटी है।
अब हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो देखिए। इन लेटेस्ट तस्वीरों में महिलाएं मदद मांग रही हैं। आशियाने को खुद के सामने बर्बाद होता देख रही हैं। हिंदुओं के घरों पर पथराव हो रहा है, मगर सब बेबस हैं, लाचार हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश से अराजकता का एक और वीडियो देखिए। तस्वीरों में दंगाई भीड़ लूटपाट कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, मारपीट जारी है। बांग्लादेश में हिंदू मालिक का एक मॉल दिन दहाड़े लूट लिया गया। भीड़ ने मॉल को निशाना बनाया और फिर जमकर लूटपाट मचाई। जिसके हाथ में जो सामान आया उठाकर ले गया। काफी देर तक तोड़फोड़ की गई। आर्मी और पुलिस ने इस मॉल को बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमले किए गए। कट्टरपंथियों ने हिंदू बस्ती को तबाह कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोल दिया। कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। हर तरफ चीख पुकार मच गई। बांग्लादेश के पावना जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घर पर हमले किए गए। हिंसा और दंगों की वजह से सुजानगर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं पाए। वार्ड नंबर 2 में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना सामने आई। हिंदू महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो ढाका में कई न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाया गया। शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने की वजह से हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कई न्यूज चैनलों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल में रखा सारा सामान तोड़ दिया। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद न्यूज चैनल का प्रसारण बंद है। हुड़दंगियों ने बांग्लादेश के 71 टीवी, सोमोय टीवी, डीबीसी न्यूज टीवी और एटीएन बांग्ला और समकल न्यूज चैनल में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने के कारण चैनलों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। काली मंदिर से नोआखाली टेंपल तक हमले हुए हैं। इस इलाके में हिंदुओं के मकान, दुकान सब तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के कांडीपारा जिले की है, जहां कट्टरपंथियों ने वरात में काली मंदिर पर हमला किया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया और कुछ मूर्तियों को मंदिर के बाहर निकालकर फेंक दिया। साथ ही मंदिर का गेट भी तोड़ दिया। बांग्लादेश के हिंदू बहुल इलाकों में हिंसा का दौर जारी है। तस्वीरें नोआखाली इलाके की है, जहां कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर के बाहर भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हुड़दंगियों ने लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हिंसा के बीच बांग्लादेश से राहत भरी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। देखिए किस तरह से हिंदू मंदिरों के बचाव में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथाजारी काली मंदिर पर मंडराते खतरे को देखते हुए हाथाजारी मदरसा के छात्र सड़क पर धरना देकर उसकी सुरक्षा करते नजर आए। फरीदपुर में भी स्थानीय लोगों ने रामकृष्ण मिशन की सुरक्षा की। और बांग्लादेश में हिंदू परिवार इस वक्त दहशत में है। कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। ढाका के कई इलाकों में हिंदुओं के घरों को बर्बाद कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें ढाका की है, जहां हिंदुओं के घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया। अब देखिए किस तरीके से कट्टरपंथी उपद्रवियों ने महिला के घर को आग लगा दी। डरी सहमी महिला रोती रही, बिलखती रही, दर्द बयां करती रही। कुछ उपद्रवी महिला के घर के बाहर देखे गए, जो घर का सामान ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिंदू बहुल इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से कट्टरपंथी उपद्रवियों को रोकना भी मुश्किल हो गया है। हिंदू रात भर सो नहीं पाए। महिलाएं मदद की गुहार लगाती रही। लोगों के सामने उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। अगली तस्वीर बांग्लादेश के बोगुरा जिले की है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को आग के हवाले कर दिया। पीरगाछा इलाके में भी हिंदू मंदिरों पर हमले को अंजाम दिया गया। यहां तक कि गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए हिंदू धर्मगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। तो बांग्लादेश में कल हुए तख्ता पलट के बाद लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हिंसा की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ भी कट्टरपंथियों का एजेंडा तेज हो गया है। मंदिरों पर हमला किए जाने लगा, मूर्तियां तोड़ दी गईं, हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदू घरों में लूटपाट शुरू हो गई और तो और हिंदू महिलाओं को अगवा करने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
यानी असामाजिक तत्व इस वक्त तख्ता पलट के बाद जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसका फायदा उठाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। और ऐसे कट्टरपंथी तत्वों पर काबू पाना इस वक्त बांग्लादेश की सेना के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। सेना ने एक इमरजेंसी मीटिंग इसी मसले को लेकर की है और ये भरोसा इसके बाद दिलाया गया है कि जल्द ही जो माइनॉरिटीज पर हमले जहां जहां हो रहे हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ लोग जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के एक तबके ने जश्न मनाया। चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद भारत की सीमा से लगे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों ने इस बीच कहा कि उनके द्वारा सुझाई गई सरकार के अलावा कोई भी सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। वो सेना की ओर से समर्थित या सेना के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच देश के अंदर भी हालात पर नजर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद भारतीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी जा रही है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में लगातार वहां हिंसा हो रही है। कट्टरपंथियों ने मानवता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। तस्वीरें बांग्लादेश के चांदपुर की बताई जाती हैं। अत्याचार की ये इंतहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने क्रूरता सीमाएं लांघ दी हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जिस शख्स को पैरों से रौंदा जा रहा है वो पूर्व पीएम शेख हसीना का पार्टी का नेता बताया जा रहा है। युवक की पहचान छात्र नेता बालू खोका सलीम के रूप में की गई है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। सलीम चांदपुर का अध्यक्ष था। बांग्लादेश में मानवता की हत्या हो रही है। उग्र भीड़ ने सलीम पर हमला बोला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 2 हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के सदस्य हरधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंगपुर की एक अन्य हिंदू पार्षद काजल रॉय की भी विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंदू समुदाय के लोग डरे सहमे हैं। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में जो लूटपाट की उसकी नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर चला गया। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना के घर यानी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया और लूटपाट की। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गण भवन से लूटपाट की तस्वीरें सामने आई, जिनमें लूटपाट में जिसे जो सामान मिला उसे लेकर चलता बना। प्रदर्शनकारी पीएम आवास से कुर्सी को उल्टा कर ले जाते नजर आए। कोई रिक्शे पर सोफा ले जाता दिखा तो कोई सिर पर सोफा लेकर भागता दिख रहा है। लूटपाट करने वालों ने आवास के आरओ और टीवी तक को नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी पीएम आवास से कुर्सियां और रजाई गद्दे भी उठाकर ले गए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की खबर सुनते ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास के गेट पर धावा बोला और अंदर घुस गए। पीएम आवास से लूट का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग पीएम आवास से सामान लेकर जाते दिख रहे हैं। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी पंखा, कुर्सी, अटैची और वॉशिंग मशीन सब लूट कर ले गए। जिसके हाथ जो लगा वो सामान लेकर निकल गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा कैंसिल कर दिया, वीजा रद्द कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से यह खबर मिल रही है, अभी अमेरिका नहीं जा सकती हैं शेख हसीना। शेख हसीना के शासनकाल में अमेरिका से हालात बिगड़े थे, संबंध बिगड़े थे और अमेरिका को बेस बनाने के लिए आइलैंड देने से इनकार किया गया था। तभी से हालात खराब थे और अब और ज्यादा हालात अग्रेसिव हो गए हैं और बड़ा कदम उठाया है। मनीष इस बड़े कदम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया, क्या कुछ कहा है वीजा कैंसिल करते हुए?
बिल्कुल, देखिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये खबर आ रही है जिसके मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का जो वीजा अमेरिका ने दिया था वो वीजा उन्होंने रद्द कर दिया। इसका मतलब यह है कि शेख हसीना अगर चाहेंगी भी तो भी वो अमेरिका नहीं जा सकती है। हालांकि ये बात भी दीगर है कि अभी शेख हसीना क्या अमेरिका जाना चाहती है। मुझे लगता नहीं है कि शेख हसीना का कोई ऐसा प्लान रहा होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस तरह के एक्शन के साथ ये संकेत दे दिया गया है कि दरअसल शेख हसीना को लेकर अमेरिका अभी भी क्या सोच रहा है। इसके बावजूद कि गद्दी से हटने के बाद भी उनकी नजर में शेख हसीना के साथ वही संबंध है जैसा कि उनके शासनकाल में था, जब अमेरिकी बेस को देने से शेख हसीना ने मना कर दिया था। और आज भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि शेख हसीना के ढाका से हटने के लिए जो मजबूर होना पड़ा है उसके पीछे में अमेरिका की भी एक एक्शन प्लानिंग है। और इसलिए अगर आप कहें तो अमेरिका की तरफ से इस कदम को उठाकर उन्हें एक तरह का संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका शेख हसीना को पसंद नहीं कर रहा, अमेरिका शेख हसीना को इजाजत नहीं दे रहा अपनी धरती पर आने का। और अमेरिका की राय यही है कि वो शेख हसीना को अभी फिलहाल गद्दी से हटने के बाद भी किसी भी तरह की रियायत नहीं देने वाला है। हालांकि बार बार खबरें यही आ रही थी कि शेख हसीना ब्रिटेन जाएंगी, तो अगर अमेरिका नाराज है तो क्या ब्रिटेन भी फिर शेख हसीना को राहत देगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, संबंधों में खटास आ चुकी है अमेरिका और शेख हसीना के, और इसीलिए अमेरिका ने बड़ा स्टेप या स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है शेख हसीना के खिलाफ। शुक्रिया आपका। और बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कहीं लोगों को जिंदा जलाया गया तो कहीं उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, यानी हर ओर मौत का तमाशा नजर आ रहा है। मौत का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आग की लपटों के बीच एक इंसान है जिसे बांग्लादेश के उपद्रवियों ने जिंदा जला दिया। कट्टरपंथियों ने मौत का तमाशा बना डाला। इंसान को जिंदा जलाकर एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश की। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस शख्स को जिंदा जलाया गया है उनकी पहचान आवामी लीग के नेता के रूप में की गई है। आवामी लीग के अध्यक्ष मोहसिन रजा को दंगाइयों ने जिंदा जला दिया। ये तस्वीरें भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बेपेल आशुलिया की बताई जा रही इन तस्वीरों में देख सकते हैं दो लोग झूल रहे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कई लोगों को फांसी दे दी गई। मौत के बाद लोगों को सरेआम उल्टा लटका दिया गया। मौत जैसे बांग्लादेश की सड़कों पर तांडव कर रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश नया सीरिया बनने की राह पर है, जहां कानून का कोई मतलब नहीं। अराजकता के इस माहौल में कौन कब तक महफूज है कहना मुश्किल है। और उस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया आज ढाका के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज शाम ढाका जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। इसको लेकर जानकारी मिल रही है। ढाका से भी दिल्ली आएगी फ्लाइट। यात्रियों को टिकट पर छूट भी मिलेगी। इस दौरान यात्रा रीशेड्यूल करने पर छूट की बात कही गई है, लेकिन एयर इंडिया का विमान ढाका जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, कोशिशें की जा रही है कि वहां से लोगों को सुरक्षित लाया जा सके वापस, और इसीलिए यह फैसला लिया गया है जहां एयर इंडिया की फ्लाइट ढाका जाए। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का एकमात्र एजेंडा हसीना को हटाना था। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी और शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना भारत आईं। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हिंसा के बाद जुलाई में 9,000 छात्र भारत लौट चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जो भी सरकार होगी बाकी लोगों को भी सुरक्षा देगी।
We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July at the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. और बांग्लादेश संकट का असर भारत की कूटनीति पर पड़ा है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत के लिए सही नहीं है। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे। देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है हमारे लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमारा बहुत गहरा मित्र होता था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा रोल है। मुजीबुर रहमान और शेख हसीना हमारी एक मित्रतापूर्ण सरकार थी वहाँ पे, और ये जिस तरह से सब कुछ हुआ है मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए सही नहीं है। तो हमें नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ जो हमारे भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उन सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और दिल्ली में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि बांग्लादेश संकट पर भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के साथ है। एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझें, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ। Of how the opposition as well as the government is in tune with whatever decision the government takes for the interests of our nation, considering Bangladesh is a neighboring state, a border state, and we already have a challenge on our hands through Pakistan. We would have to ensure that as soon as possible there is normalcy that returns to Bangladesh. Indians who are there are brought back to India. शेख हसीना को लेकर TV9 की एक्सक्लूसिव खबर। आज सर्वदलीय बैठक में सरकार ने शेख हसीना पर जानकारी दी। तस्वीरें दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक की है। इस ऑल पार्टी मीटिंग की एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ TV9 पर जान लीजिए। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि शेख हसीना सुरक्षित जगह पर हैं। शेख हसीना की सुरक्षा की देखरेख NSA डोभाल की निगरानी में हो रही है। शेख हसीना के साथ 4 से 5 लोग आए हैं। जयशंकर ने कहा कि दूसरे देश में शरण मिलने तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। सरकार के मुताबिक बांग्लादेश में भारतीयों को खतरा नहीं है। अभी तक 8000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से वापस लौट चुके हैं। शेख हसीना से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, वो अभी सदमे में है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह की साजिश से इनकार नहीं कर सकते। इस ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार फिलहाल बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में है। फिलहाल हालात नाजुक हैं। आगे जैसी स्थिति होगी अपडेट करेंगे। आगे जो भी सरकार आएगी उसके साथ डील करेंगे। जयशंकर के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर पर फिलहाल चिंता जैसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश संकट पर बीजेपी सांसद ने कहा कि इससे भारत की सीमा पर असर पड़ेगा, तो मनीष तिवारी ने इसे पूरे एशिया के लिए गंभीर संकट बताया।
बहुत दुखदाई है कि लोकतंत्र नाम की चीज़ भी कहीं भी आसपास के देशों में देखते हैं, पाकिस्तान में देख लो, अफ़गानिस्तान में देख लो, जितने भी कंट्री हैं उसमें इस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक संदेश देता है कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। पहले भी वो गई थी, फिर दोबारा आई थी और दोबारा गई हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के वातावरण वहाँ पर उन्होंने लगातार बांग्लादेश के लोगों को वो रोज़गार देने का काम किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, आसपास के देशों से अच्छे संबंध बनाने का काम किया। बहुत प्रतिभावान तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि वो हमारा काफ़ी बॉर्डर उनसे लगता हुआ है, तो हमें इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश तो अपने हिसाब से जो मुस्लिम कंट्री होते हैं अपने हिसाब से जो भी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसा है कि बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश में बदले हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया 10 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। देखिए बांग्लादेश की बदलती सियासत पर ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की ये आज की तस्वीरें हैं। आज करीब 6 साल बाद खालिदा जिया जेल से रिहा हुई। बीएनपी ने खालिदा जिया की रिहाई का वीडियो जारी किया है। खालिदा की पार्टी बीएनपी के 1000 कार्यकर्ताओं को भी जमानत पर रिहा किया गया है। तो 19 दिन बाद आज ढाका में बीएनपी का सेंट्रल ऑफिस खुला है। आज बीएनपी ऑफिस में खासी हलचल देखी गई। इससे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। बेगम खालिदा जिया 1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। खालिदा फिलहाल बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले खालिदा जिया को पार्टी और उनके परिवार की ओर से बार बार स्थायी रिहाई और इलाज के लिए विदेश भेजने का अनुरोध किया जाता रहा, मगर इस मांग पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब बदले हालात में राष्ट्रपति के आदेश पर खालिदा जिया की रिहाई हुई है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ही तख्ता पलट की साजिश रची। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार लहूलुहान हो रहा है, आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, देश को अराजकता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन सब के पीछे कोई है तो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ बताया जा रहा है। इसके लिए रहमान ने आईएसआई का साथ लिया। खबर है कि 6 साल पहले 2018 में आईएसआई ने तख्ता पलट की साजिश रची। बीएनपी चीफ ने तारिक रहमान इस साजिश में साथ दिया। लंदन में तख्ता पलट का प्लान बना था। इसके बाद आईएसआई ने तारिक रहमान और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी ने स्टूडेंट विंग तैयार किया। आईएसआई ने तारिक के जरिए स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर भेजे। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ निजी यूनिवर्सिटी में भी कैडर तैयार किए। आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि साजिश की जानकारी बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी को भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई और आरक्षण आंदोलन की आग के जरिए बांग्लादेश में हिंसा फैलाई और तख्ता पलट की नौबत ला दी। और शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने बांग्लादेश संकट पर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना सियासत नहीं करेंगे। बांग्लादेश की तबाही और बर्बादी पर शेख हसीना ने चिंता जताई। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का दिमाग है। अब बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। बांग्लादेश को विकसित बनाने का सपना टूट गया है। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे बीएनपी और जमात का हाथ है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट और बगावत के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बड़ी साजिश पर खुलासा किया था। बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे कौन, किसके इशारे पर हुई बांग्लादेश में बगावत, किसने गिराई शेख हसीना सरकार, शेख हसीना के खिलाफ किसने मुल्क की आवाम को भड़काया, शेख हसीना को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की अराजकता कई सुलगते सवाल उठा रही है। बांग्लादेश संकट पर कई थ्योरी सामने आई है।
बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत दी होती तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने मुल्क का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का दबाव बनाया था और धमकी देते हुए कहा था कि आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर अलग मुल्क बनाने का षड्यंत्र रचा गया था। इस साजिश के तहत ये श्वेत मुल्क बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को किसी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकत ने शिकार बनाया। बांग्लादेश में इतने बड़े हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? भारत समर्थक शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? इसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ रहे हैं? इसको समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में आग लगने वाले जमात इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर ISI का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और ISI जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेने के लिए कर रही है। बात जहां तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की। इससे नाराज शेख हसीना ने अपनी यात्रा के 1 दिन पहले ही खत्म कर दी थी। जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। जलते बांग्लादेश के पीछे चीन के हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि वो भारत समर्थक शेख हसीना की पार्टी को पसंद नहीं करता है। वो खालिदा जिया की पार्टी का ज्यादा करीबी है। और इन हालात पर बांग्लादेश संकट के पीछे ग्लोबल विलेन चीन की साजिश हो सकती है। शातिर और चालबाज चीन भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता और उथल पुथल की साजिश करता रहा है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और अब बांग्लादेश। देखिए चीन को बेनकाब करने वाला बड़ा खुलासा। बगावत की लपटें, गृह युद्ध जैसा बवाल, जलता बांग्लादेश, बर्बाद होता बांग्लादेश और फिर तख्ता पलट। शेख हसीना को भी मुल्क छोड़ना पड़ा। इस पूरी अस्थिरता और अराजकता के पीछे चीन की साजिश हो सकती है। किसी भी देश को बर्बाद करना लाल बादशाह जिनपिंग की पुरानी फितरत है। चीन का पहला शिकार हुआ श्रीलंका। कब्जाधारी चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। इसी कर्ज को ढाल बनाकर चीन ने उसके बंदरगाहों परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू की और श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। चीन का ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला, जब उसने भारत के प्रति झुकाव रखने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर वहां की सेना से तख्ता पलट करवा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल है। नेपाल में भी चीन समर्थक KP शर्मा ओली के साथ उसका नापाक प्रेम जग जाहिर है। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से नहीं छिपा। और बांग्लादेश की जेलों से फरार हुए कैदियों में खूंखार आतंकवादी भी शामिल हैं। आतंकियों के फरार होने की खबर के बाद से भारतीय एजेंसियां चौकन्ना हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद हालात और व्यवस्था चरमरा गई है। बेखौफ प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला कर कई खूंखार कैदियों को छुड़ा लिया। बताया जा रहा है कि इन कैदियों में कई आतंकी भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इन फरार आतंकियों का इस्तेमाल पाक खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी शेरपुर के नरसिंगडी जेल और खतखेरा जेल में घुस गए और आगजनी की। नरसिंगडी और सतखेरा जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। भागने वालों में कई खूंखार आतंकी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भागने वालों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार उल बांग्ला और जमात इस्लामी संगठनों के आतंकी शामिल हैं। इन आतंकी संगठनों पर पाक खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बांग्लादेश में बने हालात को देखते हुए भारत में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और बांग्लादेश से सटी सीमा के इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिनसे कुछ देर पहले मैंने ही बात की। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए बांग्लादेश के हालात पर कुछ अहम बातें कही। उनका कहना था कि बांग्लादेश तख्तापलट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पर बयान दें, अपनी राय रखें। पीएम की डिप्लोमेसी, ओवैसी का कहना था कि लीडर आधारित है। पीएम हसीना के साथ हैं या जनता के साथ, ये साफ करें, यानी भारत सरकार शेख हसीना के साथ है या बांग्लादेश की जनता के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष में सर आपका। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़कों पर हम प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में, हमको नहीं मालूम चेंज हो गया, 56 इंच का सीन है, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हैं हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। वेट एंड वॉच, क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरी बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त? मैं मेरा सवाल सरकार से है। नहीं, अगर नहीं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई, देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ? जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप वॉक? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर बैरिस्ट्री करे, मेरे साथ कई जूनियर भी थे। वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये पॉलिसी कि मैं डीपी देखूंगा और इसके रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी? लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां पर, बहुत खतरा है कि एक अस्थिरता वहां पर आएगी और फिर वहां पर जिस तरह की अराजकता भी हम देख रहे हैं उससे भारत को बहुत खतरा है? किस तरह के खतरे भारत? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए जिन लोगों को हमने। शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं दे। मेरा एक ही सवाल इस सरकार से है, अगर कल वहां की नई सरकार नरेंद्र मोदी की से कहेगी कि उनको वापस करिए, आप क्या करेंगे? अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे
तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं, हुकूमत से भी कर रहा हूं कि अगर कल वहां की सरकार बोलेगी गिव अस बैक द लीडर, व्हाट विल यू डू? लेकिन जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहां की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार नहीं, अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज़ हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती हमारी भी है ना, आप नहीं तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात, ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंसा पर योग गुरु रामदेव का भी बयान आया है। कहा है उन्होंने कि हिंदुओं के साथ अत्याचार ना हो। इस बात से हम खुश हैं कि विपक्ष सरकार के साथ है। पूरी दुनिया में कट्टरवाद बढ़ रहा है, पड़ोस में ऐसा होना भारत के लिए खतरनाक है, ये कहा है स्वामी रामदेव। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। और इधर पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल की उम्मीद जगी है। बता दें आपको, जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। नीरज का पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का है। कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट, और बताया जा रहा है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में यूक्रेन को उन्होंने हरा दिया है। ऐसे में मेडल की उम्मीद यहां पर जगती हुई पेरिस ओलंपिक से ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही। तो पेरिस ओलंपिक में मेडल की उम्मीद जगी है। आपको बता दें नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। जेवलिन थ्रो में उनका जो पहला ही थ्रो है वो 89.34 मीटर का है। और विनेश फोगाट की बात करें तो सेमीफाइनल में वो पहुंच चुकी हैं। 50 केजी फ्री स्टाइल में उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा दिया। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा के टॉप 6 जो गोल्डन थ्रो हैं वो कौन कौन से रहे हैं। आपको उसके आंकड़े हम दिखा रहे हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 89.94 मीटर का थ्रो उन्होंने किया था। इसके अलावा जावलिन थ्रो में 2024 में 89.34 मीटर का ये थ्रो, और इसके अलावा 2022 और 2024 दोनों के ही आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। नीरज चोपड़ा से अब ऐसे में मेडल की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई।